नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज यह रेलवे जीके जीएस का 9वां वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आगे आने वाली रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरपीएफ, कांस्टेबल, एनएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये रेलवे की तमाम एग्जाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण रहेंगे ही, साथ में ही आप यदि कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी या फिर जो है एमपी या यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि, इन सभी के लिए भी इन प्रश्नों की भूमिका अहम रहेगी। तो आप इन प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर देखें। यदि आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक दे दी जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ के रूप में से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में विशेष बात यह है कि मैंने हर बार 50 प्रश्नों को शामिल किया है पिछली वीडियो में, लेकिन इसमें 100 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नवकलेश्वर आप सभी जानते हैं, ये वास्तव में नवकलेश्वर उसको कहते हैं जहाँ जो भगवान हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, इनकी पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, तो उन्हें नवकलेश्वर नाम दिया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में एक यात्रा निकाली जाती है। तो ये यात्रा जो है उड़ीसा यानी कि पुरी में निकाली जाती है। तो वास्तव में पुरी उड़ीसा में ये यात्रा होती है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। तो राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव की बात करें तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में मनाया जाता है और वास्तव में ये एक तरह का फसल कटाई उत्सव है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी के आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ अगर प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये मेघालय का जो है उत्सव है और इसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? मामल्लपुरम नृत्य उत्सव की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन याद आपको ये भी रखना है, हम्पी नृत्य उत्सव की बात करें तो कर्नाटक में होता है और खजुराहो नृत्य समारोह ये मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए ये प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं। पंडित बिरजू महाराज या लच्छू महाराज, दोनों को ही जो पूछा जा सकता है और दोनों का ही संबंध कथक से है। कथक जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक जो है ये माना जाता है पुरंदर दास को। तो राइट आंसर इसका डी होगा। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो है कर्नाटक संगीत का जनक पूछे तो पुरंदर दास याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो है तीनों ही लोगों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। आगे लिखा भी है वीडियो में, संभवतः लिखा है, हाँ ये लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है और अन्य जो 3 व्यक्ति हैं इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजा रवि वर्मा के बारे में पिछले भी वीडियो में आपको प्रश्न दिखे हैं, तो आप पता होगा, आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, तो आपको पता होगा कि इनका संबंध चित्रकला से है, यानी कि ये प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार रहे हैं। इनका संबंध केरल से है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी जो पेंटिंग्स है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था, ये जो है बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो बी होगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और आपको और भी प्रश्नों को याद रख के चलना पड़ेगा। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की एक चित्रकला है जिसका नाम है वर्ली। वैसे वर्ली एक छोटा सा क्षेत्र भी है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है, तो वर्ली चित्रकला इसी के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार की बात करें तो यहाँ मधुबनी, राजस्थान में ये फड़ चित्रकला है, ये काफ़ी पूछी जाती है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी ये प्रसिद्ध है। अब ये प्रश्न क्या है बने हैं पिछले एग्जाम्स में, और आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उस वीडियो में आपके आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे गए हैं,
ठीक है, जीके जीएस के उन सभी प्रश्नों का समावेश होगा। उन सभी प्रश्नों को अभी एकत्रित किया जा रहा है और आगे आने वाले वीडियो में आपको पूरे के पूरे प्रश्न प्रीवियस ईयर नाम से मिल जाएंगे। जो 2019 में 9 या 10 प्रश्न पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों के जो प्रश्न हैं वह उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको अलग कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मणिपुर की मार्शल आर्ट शैली है? ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। हो सकता है कि कोई आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में पूछा गया हो, लेकिन ये पूछे हुए प्रश्न हैं तो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी बात की जाए, मणिपुर की जो मार्शल आर्ट शैली है ये इसका नाम है थांगता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि थांगता जो है ये मणिपुर की एक मार्शल आर्ट शैली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इस प्रश्न को मैंने कई बार बताया है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इसकी खोज पूछ ली जाती है। तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में इस स्थल की खोज की थी, ये आपको लिखा मिल जाएगा। साथ में याद रखना है कि वास्तव में ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो वर्तमान में लरकाना जिला के रूप में है। और लेकिन ये पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के ये तट पर है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? देखिए, भारतीय संगीत की उत्पत्ति साम वेद से मानी जाती है और साम वेद का वास्तव में अर्थ ही साम का क्या होता है, गान से है। तो साम वेद मतलब ये गान और गीत संगीत इत्यादि से जुड़ा हुआ है, तो इसे जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। लेकिन आपको याद कुछ अन्य फैक्ट को भी रखना है, जैसे आगे दिए गए हैं। संगीत की जानकारी देने वाला वेद जो है सामवेद है, इसलिए इस वेद को क्या कहते हैं, संगीत का जो है जनक माना जाता है। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है और अथर्ववेद ये वास्तव में बीमारियों के उपचार, औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, राज, भक्ति, विवाह इत्यादि का विवरण इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें से जो 24वें तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर जैन थे। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसके जो पहले तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता आप सभी जानते हैं अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश मोरक्को, जहाँ से ये आया था और ये जो है 1333-34 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँचा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सफ़रनामा, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला ये किसने बनवाया था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आगरा का लाल किला अगर पूछें तो आप याद रखेंगे कि ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये 17 मई 1498 को अब्दुल मलिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर भी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि अगर दूसरी बार पूछ ले तो 1502 में ये दूसरी बार भारत आया था। अगला प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मराठी था, माफ़ कीजिएगा, ये केसरी था, ये मराठी भाषा में था। एक इनका मराठा चलता था, मराठा जो है अंग्रेजी का था। इन दोनों के ही संस्थापक जो है किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है और ये पुणे से प्रकाशित होते थे। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना ये की थी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि कई बार हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रखेंगे घनश्याम दास बिड़ला को। लेकिन इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इसको PDF के रूप में पढ़ लेंगे, इसलिए मैं यहाँ प्रत्येक को की पॉइंट के रूप में यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि जो मुँह से हो रहा है वह बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में ये जो है PDF भी प्राप्त कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। मेरी 7-8 वीडियो पहले बन चुकी हैं, तो उनके भी प्रश्नों को आप कवर कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर संभव है।
अगला प्रश्न है, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? देखिए शत मतलब 100 वर्षीय, ठीक है। एक सप्तवर्षीय भी आएगा, सप्तवर्षीय भी और शतवर्षीय भी, यानी कि 7 वर्षों का भी और 100 वर्षों का भी, दोनों ही युद्ध यूरोप की दो एक महान शक्तियों के बीच हुआ था, जिनमें एक थी इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अक्सर युद्ध होते रहे हैं, तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो है शतवर्षीय और सप्तवर्षीय दोनों युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए थे। अगला प्रश्न है, दुनिया के इतिहास में वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मैंने अभी आपको बताया था कि दो ये शक्तियां जो फ्रांस और इंग्लैंड थीं, ये आपस में कई वर्षों से लड़ती आ रही थीं और बीच बीच में इनमें बड़े बड़े युद्ध होते रहे हैं। आपको याद रखना है, वाटरलू बेल्जियम का एक स्थान जहां पर एक युद्ध 1815 में होता है, 1815 में होता है, जो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों की सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, इनके मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए, नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाया गया, सेंट हेलेना द्वीप जो अमेरिका पर है वहाँ भेज दिया गया, जहाँ बाद में आगे चल करके 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, इनके प्रतिपादक थे बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जो है जॉर्ज लेवेंटियर, ठीक है। जॉर्ज लेवेंटियर जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिग बैंग जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया जाता है, तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, सूर्य के वाहतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सूर्य का जो वाहतम क्षेत्र है वह सूर्य किरीट कहलाता है, जिसे आमतौर पर सूर्य का मुकुट भी कह देते हैं, ठीक है। और सूर्य किरीट यानी कि इसे कोरोना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी है। आइए देखते हैं कुछ इनके अन्य फैक्ट को जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सूर्य किरीट ये क्या है? इसे कोरोना या सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला सबसे बाहरी भाग ये सूर्य किरीट ही होता है। यह एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है, इसलिए ये जो 3 फैक्ट हैं आप याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में बनते हैं। यहाँ तक आपने देखे होंगे हमारे प्रश्नों को और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो है कमेंट जरूर छोड़ा करें। आज का कमेंट आपको सिर्फ इतना सा छोड़ना है कि ये जो 100 प्रश्नों वाली वीडियो है, इससे पहले हमारी 50 प्रश्नों वाली वीडियो बनी है, तो आपको तय करना है कि इनमें से कौन सी वीडियो आपके लिए ठीक रहेगी, 100 प्रश्नों वाली या 50 प्रश्नों वाली। तो आप ये अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशांतर की रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? पहले तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये पृथ्वी पर जो ग्लोब है, पृथ्वी का जो ग्लोब है उसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाओं का जाल होता है, ठीक है। जाल तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिलाकर के बनता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं जो होती हैं ये वास्तव में देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री देशांतर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी जाती है, और 180 डिग्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट ये किस चट्टान का उदाहरण है? ये मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रेनाइट है ये वास्तव में ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ से इन्हें, एक तो ये है कि इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। अवसादी चट्टानों की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये जो है इनके उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों में शिस्ट आता है, स्लेट आता है, संगमरमर आता है और फाइलाइट आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो अगर हम बात करें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो ये वास्तव में ये जो है 0.038% है, लेकिन आजकल ये इसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? देखिए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 द्वीप हैं जहां पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं या ज्वालामुखी यहां फटने की जो है स्थिति है। तो एक है बैरन द्वीप जहां पर जो है बैरन द्वीप जहां पर जो है क्या है सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर पाया जाता है, लेकिन असक्रिय या जो निष्क्रिय टाइप का है ये नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? वास्तव में जो एक
प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगातार सक्रिय ज्वालामुखी दिखते हैं, और ये है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इटली के लिपारी द्वीप पर यह स्थित है। इसे प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स द्वीप की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी अगर पूछे तो विक्टोरिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? देखिए, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सबसे गहरा गर्त माना जाता है मेरियाना ट्रेंच को, मेरियाना गर्त को। ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में। अगर फिलीपींस के पूरब में आप जाएंगे तो ये जो है मिलेगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में यूपी आरओ में पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें याद रखने वाली एक ही बात है कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये है जाम्बेजी नदी पर। लेकिन याद रखने के लिए एक और फैक्ट ये है कि ये जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो जा से जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी तीनों ही एक ही जैसे नाम हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हर्मिट किंगडम यानी कि जोगियों का देश कहा जाता है? हर्मिट किंगडम के नाम से उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करें तो इसे जो है 99 वर्ष की लीज पर चीन ने ले लिया है, लेकिन ये स्थित है श्रीलंका में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों में शामिल नहीं है? भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ के 7 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो है 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर है सी। आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। लेकिन ये जो धूपगढ़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और ये जो है मणिपुर में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामझाओ स्थित है, जो काफ़ी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देखिए, ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित मध्य प्रदेश का एक जिला बैतूल, जहाँ जो है मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है आगे चल कर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हुई आगे जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ इसके कुछ की पॉइंट हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी जो है वहीं स्थित है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रवाह है। सहायक नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, गिरना, पंजारा, अनेर इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध आप सभी जानते हैं कि गुजरात में ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये जो है इसका राइट आंसर नर्मदा है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति इसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खान खेतड़ी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, खेतड़ी है, जवार है, ये दोनों ही खदानें राजस्थान में स्थित हैं। खेतड़ी आप सभी जानते हैं कि ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी फर्म के लिए
परिवर्तनीय लागत में शामिल नहीं किया जाता है। तो परिवर्तनीय लागत में शामिल की बात की जाए तो इसमें कच्चे माल का मूल्य, ईंधन पर व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, कमीशन, पैकिंग आदि जो है शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसमें संपत्ति कर को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सेवा क्षेत्र कहलाता है? तो देखिए, अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे कृषि क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वास्तव में कृषि, वानिकी इत्यादि जो है जुड़े होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में ये विनिर्माण से संबंधित है, इसलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाली जो वस्तुएं हैं वह ऐड की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो ये संचार, बीमा, बैंकिंग आदि इसमें जो है शामिल होते हैं। इसे इसलिए सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है इसे जो है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है राइट आंसर इसका सी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपको याद रखना है। लेकिन साथ में ही याद रखना है PC महालनोबिस मॉडल भी आया था। इसमें जो है द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये इसका मॉडल था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल गॉडगिल पर आधारित था। तो गॉडगिल मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। ये तीनों ही मॉडल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जो सिडबी है यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये उसका संक्षिप्त रूप है। तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। आप ये याद रखेंगे। इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए, पहली बार बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का हुआ था। कब ये हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। तो आप ये याद रखेंगे कि तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे चल करके 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अगर बात करें सेबी की तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है सेबी, और इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है तो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, अगर भारत में हम GST की बात करें तो पहले तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर जान लीजिएगा। इसका राइट आंसर है डी यानी कि असम। तो असम जो है प्रथम राज्य है जिसने GST अपने यहाँ लागू किया था। लेकिन कई की पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, एक तो आपको याद रखना है कि GST का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु यानी कि सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। अब याद ये रखना है कि ये वास्तव में एक अप्रत्यक्ष कर है। GST लागू करने वाला पहला देश अगर विश्व में पूछें तो फ्रांस है। भारत का जो GST मॉडल है ये कनाडा से लिया गया है। इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। भारत में लागू जो है करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे असम को। 101वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू हुआ था। GST पंजीकरण संख्या पूछी गई थी पिछली बार NTPC में, तो आप याद रखेंगे कि ये वास्तव में 15 अंकों की होती है। GST परिषद का अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होता है, और भारत में जो GST है वह 3 प्रकार का है, ये भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? तो ये रही थी 17.64%। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? देखिए, ये घनत्व लगभग नहीं है बल्कि फिक्स है। तो इसका जो घनत्व है ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में औपचारिक रूप से सबसे पहले किसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो औपचारिक रूप से ऐसा माना जाता है कि 1934 में M.N. राय के द्वारा ये जो है प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जिस प्रकार मौलिक अधिकारों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है उसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रेड किया गया है। उसी प्रकार जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें वर्तमान जो रूस है USSR, वर्तमान में इसे रूस के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार सी होगा।
तो यहाँ हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमें 100 प्रश्नों तक जाना है। पर अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ये है अनुच्छेद 17, यानी कि ये आर्टिकल जो 17 है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। लेकिन आपको ये भी याद रखने हैं, अनुच्छेद जो 14 है ये विधि के समक्ष समता हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 आप जानते हैं। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये भारत में उपाधियों का अंत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? ये देखिए इस समय जो है चर्चा का विषय रहा है इस साल, तो इस वजह से ये आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो देखिए एक व्यक्ति थे जी ऑस्टिन, इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वक्तव्य दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आप सभी जानते हैं कि 42वें जो संविधान संशोधन 1976 था उसके द्वारा भारतीय संविधान में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। कौन कौन से थे ये आप सभी जानते हैं। एक था समाजवादी और दूसरा था अखंडता, एक था पंथनिरपेक्ष। तो ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा है इसके लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। लेकिन आगे जानते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला तो यह है कि जो हमारी संसद है इसका निर्माण 3 अंगों से होता है। एक है राष्ट्रपति, दूसरी है राज्यसभा जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है लोकसभा जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और ये जो है 35 वर्ष इनके लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष रखी गई है। वहीं लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जो है एज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सरकारिया मतलब सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये वास्तव में केंद्र और राज्य के संबंधों के जो है के लिए बनाया गया था। तो केंद्र और राज्य संबंधों पर इसकी रिपोर्ट आई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में जो है 1964 में बना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1964 यानी कि ए होगा। लेकिन आपको याद रखना है इन सब जो संस्थाएं हैं या जो भी एजेंसियां हैं ये काफ़ी पूछी जाती हैं कि इनका निर्माण किसका कब हुआ था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका 1963 में हुआ था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून आया था 1985 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? देखिए आर्टिकल 243E, ठीक है, 243E जो है इसमें पंचायतों की अवधि निर्धारित की गई है और इसके अनुसार जो है ये 5 वर्ष इसकी अवधि होती है। तो इसके बाद में चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, सामान्य सा प्रश्न है। प्लांक नियतांक जूल सेकेंड होता है इसका मात्रक। तो ये जो है राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? तो देखिए ये माना जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर जो थे वैज्ञानिक इन्होंने मापा था। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन की अगर हम बात करें तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं दूसरा प्रश्न है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो ये जो है आप सभी जानते हैं, वस्तुएं पानी में तैरना या तैरने के नियम जो है आर्किमिडीज ने दिए थे। तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि एक धातु होती है ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपर रूप मानी जाती है। यह स्नेहक के रूप में भी कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज का श्रेय
रिचर्ड अल्टमैन को जाता है, वहीं इसका नामकरण जो है सी वेंडा ने किया था। अगला प्रश्न है मधुमेह यानी कि डायबिटीज का कारण क्या है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। तो ये जो है डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मानव की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो ये 5 जून को मनाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, जो विटामिन सी होती है उसका रासायनिक नाम आप याद रखेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो राइट आंसर इसका डी है। वहीं कैल्सीफेरोल की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है नियासिन है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है मशरूम सबसे अच्छा स्रोत है। मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसमें 48% तक प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। देखिए, लाइकेंस जो होते हैं ये जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है उन क्षेत्रों में ये जो है नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। देखिए, यहाँ ये सब प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आगे PDF प्राप्त करके इसे पढ़ लें, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, यानी कि इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों के अध्ययन की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसे जो है एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर वी होगा। लेकिन आपको याद रखना है इन सभी फैक्ट को, ये जो दिए गए हैं इनमें इकोलॉजी के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन है, इकथ्योलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है नारियल में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। देखिए, आपको याद कुछ रखना है, जैसे कि नारियल है, धान है, गेहूं है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सभी में खाने योग्य भाग को भ्रूण पोष कहा जाता है। तो आप इसका राइट आंसर डी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए, जो बिजली का बल्ब होता है इसके अंदर अक्रिय गैस के रूप में ऑर्गन भरी होती है और सामान्य गैस के रूप में नाइट्रोजन भरी होती है। चूंकि यहाँ ऑर्गन ऑप्शन में नहीं है तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, काफ़ी पूछा जाता है। बाकी के प्रत्येक प्रश्न के नीचे ये लिखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन सामान्य जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम क्या कहलाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने की प्रक्रिया को हॉल प्रक्रम या वेयर विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है। लेकिन आपको याद रखना है हैवर विधि के बारे में। हैवर विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अमोनिया के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है। तो देखिए, अगर गैस की लौ की अगर हम बात करें तो इसका सबसे गर्म हिस्सा नीला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो सी है। लेकिन मैंने कुछ एग्जाम से के प्रश्नों को देखा है, उसमें ऐसा होता है कि इनके क्रम को पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ क्रम को उसी रूप में सजाया है। सबसे जो गर्म क्षेत्र होता है नीला होता है, उसके बाद पीला, और घटते क्रम में वहीं लाल जो है सबसे कम पे आता है। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए, यहाँ ऐसे कुछ प्रश्न हैं छोटे मोटे जिनसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं माइनस कर जाते हैं। तो सिगरेट लाइटर की बात करें, इसमें तो ब्यूटेन होता है, तो इसको याद रखेंगे। लेकिन साथ में ही कुछ अन्य फैक्ट जिन्हें मैंने यहाँ एकत्रित किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ब्यूटेन जो है सिगरेट लाइटर में, एलपीजी जो है, एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन पाई जाती है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन को माना जाता है। गर्म गुब्बारे में प्रोपेन भरी जाती है और वायुमंडलीय गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए, बेकिंग सोडा आप सभी जानते हैं, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकरी उद्योग में इसका उपयोग बहुत होता है। इस प्रश्न का अगर राइट आंसर बात करें तो इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका राइट आंसर सी है। लेकिन कई बार इसको जो है सूत्र पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इसका सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। तो ये आप सभी जानते हैं, क्रिकेट के
भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। तो ये जो है प्लेइंग इट माई वे इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है, किस महान व्यक्ति की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के क्षेत्र में 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर सी है। लेकिन याद रखना, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रथम खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अगर पूछे तो आप याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, ये यहाँ पर स्थित है। लेकिन साथ में ही आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ राष्ट्रमंडल का लंदन में है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा में है, विश्व बैंक का वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये भी जो है राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, रॉकेट मैन की बात करें उससे पहले आप याद रखेंगे मिसाइल मैन के नाम से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता था। लेकिन ये जो है रॉकेट मैन की बात की जाए तो डॉक्टर के सिवान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो देखिए, भारत आप सभी जानते हो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 1900 में ही भारत ने जो है भाग लेना शुरू कर दिया था। तब भारत की तरफ से नॉर्मन प्रिजार्ड जो वास्तव में एक अंग्रेज थे, इन्होंने भाग लिया था। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये इसका राइट आंसर तो ए है। लेकिन संगठन के रूप में अगर पूछा जाए तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से शुरुआत हुई थी भारत की, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल की अगर ट्रॉफियों की बात करें तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, ये तीनों ही संबंधित हैं। रंगास्वामी ये हॉकी की ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर जो है ये कहा जाता है कोलकाता को। तो राइट आंसर इसका डी है। लेकिन आपको कुछ और फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे नवाबों का शहर लखनऊ है, ठीक है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है, गुलाबी नगरी के रूप में जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल की अगर बात करें तो ये जो तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इनका नाम है आरती साहा। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना है बुला चौधरी, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी। बछेंद्री पाल आप सभी जानते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला रही हैं। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला रही हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन हैं? देखिए, आपके चारों ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बनते हैं और ये बनेंगे भी, ठीक है। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के इस बार के विजेता रहे हैं जैनिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर इसका डी है। अब यहाँ से जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, तो ये याद रखना है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आगामी जो खेल प्रतियोगिता है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें याद रख के चलेंगे। अगर आगामी विश्व कप 2026 हॉकी के लिए पूछा जाए तो आप याद रखेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड को, ये जो है यहाँ पर आयोजित होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो 2022 में होने वाला था पुरुष हॉकी विश्व कप, वह 2023 में हुआ था। आप सभी जानते हैं कोरोना के चलते ये 1 साल लेट हुआ था। इसमें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। संस्करण था 15वां, आयोजन था भारत में भुवनेश्वर और राउरकेला यानी कि उड़ीसा के जो शहर हैं इनमें। विजेता रहा था जर्मनी और उपविजेता रहा था बेल्जियम। लेकिन बाकी के अन्य चीज़ों में आप इतना याद रख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब निकलास बेलेन जर्मनी का था, इन्हें मिला था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है विंसेंट वानास बेल्जियम के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी निम्न में से
कौन सा देश करेगा? तो आप सभी जानते हैं कि 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी और इसका जो है मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। इससे पहले इंडोनेशिया ने की थी। आगामी जो 2024 में होने वाला है, इसकी मेजबानी करने वाला देश है ब्राजील। तो आप ये है याद रखने वाली बात। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंडिंग की थी? 23/8/23 ऐसे मैंने याद रखा था, तो आप भी याद रखेंगे, यानी कि 23 अगस्त को 2023 में जो है ये चंद्रमा पर लैंडिंग की है। और आप सभी जानते हैं, बाकी के फैक्टों को हम कई वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए, इस बार का मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली चेक रिपब्लिक की रहने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। तो राइट आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सेला सुरंग जो है बनकर के तैयार हुई, इसका उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति ये कहां पर संपन्न हुआ है? आपको याद रखना है, इसे नाम दिया गया है भारत शक्ति और ये संपन्न हुआ है राजस्थान के पोखरण में। तो इसका जो है राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो देखिए, 96 में जो जीता है ये है ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर जो है बनी है, आप सभी जानते हैं, विजेता। तो इसका राइट आंसर है बी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष आप जानते होंगे देवेंद्र झाझरिया को, ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तो इन्हें जो है चुना गया है। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही आपको एक सजेशन के रूप में ज़रूर बताना होगा कि ये 50 प्रश्नों वाली या 100 प्रश्नों वाली, इनमें से कौन सी वीडियो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। तो ये आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी के मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन याद रखना है कि हमें अगली जो वीडियो आएगी उसमें आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए, तब तक के लिए देखते हैं।